नमस्कार बच्चों, मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमसी विद्यावर्ष में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अब विद्या बैच स्पेशल साइंस का लेक्चर नंबर 3। कौन सा बेटा लेक्चर? लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 यहाँ गलती से लिख गया है, लेक्चर नंबर 3। क्या है अब विद्या बैच? अब विद्या बैच एक उद्देश्य है, एक रेगुलेशन है। कैसा रेगुलेशन? बेटा बाकी सब बोर्ड वालों के कंटेंट तो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे इजीली। ये रेगुलेशन है, ये क्रांति है किसके लिए? एमपी बोर्ड के लिए। एमपी बोर्ड के लिए बेटा हम पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल निशुल्क। ठीक है, केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, केवल यूट्यूब पर हम ऑनलाइन कंटेंट के द्वारा आपको पढ़ाएंगे ही नहीं, हम करवाएंगे आपको। हाँ मतलब हम कहीं ना कहीं हम आपको स्पेसिफिक नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको टॉपर्स नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और हम आपको बताएंगे टॉपर्स की वो सीक्रेट्स जो टॉपर यूज करता है। ठीक है, जिससे वो टॉपर हो जाते हैं, सेम क्लास में बैठने वाले कई बच्चे पीछे छूट जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं वीडियो के लास्ट में इन सब चीजों पे ओपनली डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मतलब आप कहीं ना, वैसे तो ज्यादा लंबा वीडियो होने वाला है ही नहीं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वहां मैं बताऊंगा कि क्या सच्चाई है इस बोर्ड की और क्या सच्चाई है इस बोर्ड से संबंधित ऑनलाइन कंटेंट की। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं धातु और अधातु लेक्चर नंबर 3। देखिए बेटा, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। हमने जब लेक्चर नंबर पहला पढ़ा तो बेटा हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी धातु और अधातु की बेसिक डेफिनेशन। हमने पढ़े दोनों के भौतिक गुण दोनों के। ठीक है बेटा, याद है आघात वर्धनीयता, चमक वगैरह, और हमने पढ़े ही नहीं है। यहाँ थोड़ा सा अलग आपको क्या मिलता है कि सब जगह आपको चीजें बता दी जाती हैं भैया। क्या बता दिया जाता है कि भैया हमें पता है कि धातु चमकती है, धातु चमकती है, हमें पता है। अब इसके पीछे आज तक किसी ने ये नहीं बताया आपको एमपी बोर्ड में क्यों चमकती है। क्यों चमकती है भाई धातु? अधातु क्यों नहीं चमकती? धातु में से ही ध्वनि क्यों निकलती है, अधातु में से ध्वनि क्यों नहीं निकलती? तो इन सब प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 क्या था? बेटा लेक्चर नंबर 2 था धातु की प्राप्ति। जहां हमने क्या सीखा था? धातु की प्राप्ति में बच्चा हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था बेटा हमने? कि धातु जितनी भी है वो पृथ्वी की ऊपर वाली परत कहाँ उपस्थित है? भूपृष्ठ। भूपरपटी से पर किस रूप में उपस्थित है? या तो खनिज रूप में। बेटा खनिज क्या होता है? जिनमें धात्विक अंश तो होता है, लेकिन उनसे धातु प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बिल्कुल भी लाभदायक नहीं। ठीक है, समझ लो कि एक पत्थर की आप माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग में खर्चा आ रहा है 5,000 रुपए, आपको उससे प्राप्त होगा 5 किलो लोहा, तो आप करवाएंगे? बेटा 5 किलो लोहा तो 50 के भाव से 250 या 300 रुपए का होगा। ठीक है, 250 या 300 रुपए का हो गया, आप क्यों इतनी मेहनत करवाएंगे? आईएस का आता है दोबारा दूसरे नंबर पे। आईएस का क्या होता है सर? सर आईएस का खनिज का अपडेट रूप है, मतलब इसमें धात्विक अंश भी है। समझना बात को, इसमें धात्विक अंश भी है और इसमें से धातु निकालना भी सरल और लाभदायक है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में इस पे ऊपरली मैंने बात की है। इसके कई चरण होते हैं, पहले तो अयस्क का समृद्धिकरण करते हैं, फिर निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण में मैंने ऑब्वियसली लेक्चर नंबर दूसरा जरूर देखना प्लीज। मैंने उच्च अभिक्रियाशील के लिए अलग पढ़ा है, मध्य अभिक्रियाशील के लिए अलग पढ़ा है, आज बच्चा निम्न अभिक्रियाशील के लिए मैंने अलग पढ़ाया। ठीक है, इसमें से मध्य और निम्न आज अपने काम आने वाले। मैंने अभी क्या, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लेक्चर नंबर 1 और 2 पहले खत्म करें, तब तीसरा आपको समझ में आएगा। देखिए मैं बताऊं, कोई भी बुक होती है ना, उसे बड़ी स्पेशल टीम द्वारा या इंडिविजुअल द्वारा तैयार किया जाता है। अब वो उस बुक को ऐसे डिजाइन करता है कि जब तक आप आगे की बात नहीं समझेंगे, पीछे की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। पर आप तो सोच रहे होंगे सर ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो सर मोस्ट क्वेश्चन बताए जाते हैं। बेटा मोस्ट क्वेश्चन वालों का क्या होता है? आप 10th में परसेंट बना लेंगे, अच्छी बात है, 12th में नहीं बना पाएंगे और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बच्चा साइंस रटता नहीं है। हम आके मुझ के किसी भी बात को रट लें, उसे हम साइंस नहीं कह सकते। क्या है विज्ञान? विज्ञान, आई थिंक साइंस इज एवरीथिंग। ठीक है, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? वो सब चीजें आती हैं साइंस के अंतर्गत। ठीक है, क्लियरली इस बात को हमें समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा था? मध्य अभिक्रियाशील में क्या होता है? एक तो प्रोसेस होती है भर्जन और एक प्रोसेस होती है निस्तारण। मतलब बेटा मध्य अभिक्रियाशील में जब अयस्क का समृद्धिकरण या सांद्रण किया जाता है तो उसमें या तो सल्फाइड अयस्क मिलता है,
या तो सल्फाइड अयस्क मिलता है या क्या मिलता है, कार्बोनेट अयस्क मिलता है। आई बात समझ में? सल्फाइड अयस्क या फिर कार्बोनेट अयस्क, और इन सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलना, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलना ही कहलाता है निस्तापन और भर्जन। ठीक है, अलग अलग है इनका। अब तो मतलब मैं ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं हो रहा हूँ या ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं हो रहा हूँ, लेक्चर नंबर 2 में देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, ऑक्साइड अयस्क मिलता है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? चलिए अब ये बताइए बेटा, ऑक्साइड है इसकी प्योर धातु थोड़ी ना है। हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया कि ये प्योर धातु है? नहीं, इसमें ये इम्प्योरिटी है, इसे तो अलग करना पड़ेगा। तो इसे अलग करने के दो मेथड है जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन। सर कौन कौन से दो मेथड है? बेटा दोनों आपकी डिस्प्ले पे अभी शो कर रहे हैं। एक तो है अपचयन और एक क्या है, विस्थापन। जी बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं ना, वही वाला विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातु आती है और निम्न अभिक्रियाशील धातु को मार के भगा देती है। एक कहावत है ना हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिकॉज भैंस इज अ सॉल्ट एंड अदर आइटम ऑफ फॉर एनी एलिमेंट या एनी कंपाउंड। यहाँ पे मान लो ये ओ भैंस है और ये जिंक की लाठी है। अब एल्यूमिनियम की लाठी में ज्यादा ताकत है तो वो जिंक को मार देगा और उसकी भैंस को ले लेगा, आई थिंक उसके ऑक्साइड को ले लेगा। ठीक है बच्चा, देखिए ये भैंस भैंस जोड़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, समझ रहे हो ना? ऑक्साइड जिंक की भैंस है और हमने हिंदी में क्या पढ़ा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एल्यूमिनियम की मजबूत लाठी है, वो ज्यादा क्रियाशील है, एकदम तगड़ा। तो वो क्या करेगा, जिंक को मार के भगा देगा, चल हट वहां से, निकल वहां से। तो बेचारा अपना जो जिंक है वो अलग मिलेगा अपन को, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें अलग प्राप्त हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा सर, जो ऑक्साइड की इंप्योरिटी थी वो जिंक से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए सर, समझ में? लेकिन बेटा यहाँ पर एक बात और है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और है जो थोड़ी सी हमें नोटिस करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ ऊष्मा बहुत ज्यादा निकलती है जब ये सब हो रहा होता है। क्या सब, कि कोई ज्यादा अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील धातु आके कम अभिक्रियाशील धातु के ऑक्साइड को छीन रही होती है। तो उस छीना झपटी में दो लोग लड़ते हैं तो क्या होता है, जब लड़ते हैं भैया पूरी एनर्जी लगा के लड़ते हैं, तो वो एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? होगी। बस यहाँ वो ही ऊर्जा निकलती है, और उसे ऊर्जा निकलने के कारण ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, थर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा, थर्मिक रिएक्शन। पढ़ा होगा आपने वही थर्मिक रिएक्शन जिससे टूटी हुई पटरियां जोड़ी जाती हैं। कैसे जोड़ी जाती है टूटी हुई पटरियां, समझते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, समझो पहले तो इसका ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये अपना आयरन भैया है, आयरन भैया। अब अपने जो आयरन भैया है वैसे तो ताकतवर है, वैसे तो ताकतवर है, लेकिन बेटा ये उतने ताकतवर नहीं है। कितने ताकतवर नहीं है, जितने अपने एल्यूमिनियम भैया है। एल्यूमिनियम भैया मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। अब क्या होगा, वही होगा जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है, वही होगा। क्या होगा, एल्यूमिनियम भैया आयरन भैया को भगा देंगे। देखिए भैया, एल्यूमिनियम भैया ने ऑक्साइड अयस्क से ऑक्साइड से किसे भगा दिया, आयरन को, और उसकी जगह क्या ले ली, खुद। लेकिन ये बताओ सर, विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जो है की फैक्टर वो क्या है, ऊष्मा बहुत निकली सर, और ऊष्मा निकलने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट अभिक्रिया। आई बात समझ में? ठीक है सर, किसी भी धात्विक ऑक्साइड में जब उससे उच्च अभिक्रियाशील धातु से उसकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो उच्च अभिक्रियाशील धातु धात्विक ऑक्साइड से निम्न अभिक्रियाशील धातु को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे थर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बेटा इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है रेल की पटरियां जोड़ना। क्या है बच्चा, रेल की पटरियां जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं सर? अब यहाँ पे जो चतुर बच्चे हैं ना, वो पता क्या कह रहे हैं, अरे सर रेल की पटरियां जोड़ने के लिए इतना सब क्या करना, वेल्डिंग कर दो ना। क्या वेल्डिंग क्या है, क्या होती है वेल्डिंग, समझे हो कभी? वो भी एक प्रकार की थर्मिक रिएक्शन ही होती है, बट उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अब ये टूट गया, समझना बात को। अब मैं यहाँ इसे चिपकाऊं, चिपकेगा नहीं सर? क्यों नहीं चिपक रहा? पहले इसमें जो मॉलिक्यूल थे उसने आपस में लोगों को, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को इंटर अट्रैक्शन फोर्स द्वारा पकड़ के रखा था मजबूत से। बात समझ में आई? बात समझ में आई ना?
जब टूट गया तो इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ के यहाँ चले गए ना। अब यदि इन्हें जोड़ना है तो इनके बीच में उतनी एनर्जी लेवल फिर करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी लेवल इन्हें चाहिए थी बॉन्ड बनाने के लिए। समझ रहे हो ना बात को? तो क्या हो रहा है इसमें देखिए, ये जो क्रूसिबल है इसमें क्या करते हैं बच्चे इसमें? इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो एल्यूमीनियम है और जो फेरक जो हेमेटाइट Fe2O3, ठीक है, जैसे फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को डालते हैं। जैसे ही डालते हैं वैसे बेटा कौन सी रिएक्शन होती है? थर्मल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? दिख रहा होगा यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है। देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे समझिए, या कौन सी रिएक्शन है? थर्मल रिएक्शन। अब थर्मल रिएक्शन से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी के कारण जो आयरन डाला था हमने, जो हेमेटाइट डाला था, वो मेल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब इसमें इसकी जो एटॉमिक एनर्जी है या उसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी है वो इतनी होगी कि इसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे और दोबारा से नए लोहे की तरह हो जाएंगे। जब नया लोहा बनता है वैसे, तो इससे मजबूती भी आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, बताइए बच्चा, समझ में आई ये बात की नहीं है? ठीक है, हाई टेम्परेचर के कारण इसकी मेटल्स क्या हो जाती हैं? इसकी मेटल क्या हो जाती है हाई, उसके कारण बेटा क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है और इससे ये चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगली, ये केवल परिभाषा नहीं है, ये है संचारण। क्या है बेटा? क्या है ये? संचारण। क्या है? संचारण। चलिए मैं कलर बदल दे रहा हूं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या है ये? संचारण। संचारण मीन्स स्नेह स्नेह क्षरण। स्नेह स्नेह क्षरण मतलब क्या? देखिए बेटा, इसे ऐसे समझते हैं, तंबाकू या जो जो भी आता है पान मसाला वगैरह, उसकी पुड़िया पे आता है तंबाकू कॉजेस कैंसर। मतलब बेटा कि आप तंबाकू अगर खाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगी। तो कैसे होती है सर कैंसर? मतलब मैंने तंबाकू की पुड़िया खोली और मैंने 2 दाने मुंह में डाले, कैंसर हो जाएगी? नहीं बेटा, सने सने होगी, मतलब धीरे धीरे होगी। सने सने चढ़ का मतलब है कि बेटा एक दिन में चढ़ नहीं होगा, धीमे 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 धीमे, लेकिन एक दिन जरूर होगा। समझ रहे हो ना? उसी वार्निंग की तरह कि एक दिन में कैंसर नहीं होगी लेकिन एक दिन जरूर होगी। ऑब्वियसली बात है, एक दिन में नहीं होगी लेकिन एक दिन तो जरूर होना ही है। आई बात समझ में? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो बेटा क्या होती है, जो हमारी मेटेलिक रिएक्टिव सरफेसेस होती हैं वो क्या करती हैं? ऑब्वियसली एयर मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, वाटर से अभिक्रिया। अब वाटर की कौन सी फॉर्म से अभिक्रिया करती हैं? जो जल वाष्प में होता है, जल वाष्प समझते हो, नमी में होता है, और अम्ल के संपर्क में आती हैं तो ये अपनी स्किन पर ही कंपाउंड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अपने ही उससे कंपाउंड बनाती है, अपनी मॉलिक्यूल से, और वही कंपाउंड इन्हें धीमे 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 खत्म करने लगता है। बिल्कुल आप जो कहावत सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, आस्तीन का सांप। मतलब ये धातु खुद निर्माण कर रही है और वो धातु को ही खा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? लोहे पर जो जंग लगती है उसका निर्माण कौन करता है? वही लोहा करता है जिसे वो जंग खा जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? लोहे पे जंग लगना मतलब क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का बनना। अब इसका नाम देखिए आयरन से ही, और ये खाएगा आयरन को ही। ठीक है, ऐसे ही यहाँ क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट का बनना। तो बेटा मैंने क्या बताया कि कोई भी धातु अपने आसपास नमी, आर्द्रता व अम्ल के साथ संपर्क में आती है तो वह एक यौगिक का निर्माण करती है, जिससे वह धातु धीरे 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 नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे नष्ट होने की यह प्रक्रिया या सनी सनी नष्ट होने की यह प्रक्रिया संचारण कहलाती है। इसमें तांबे पे हरी परत का जमना और लोहे में जंग लगना। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये है लोहे में जंग लगना। देखिए बचाओ, बताओ बेचारे का क्या क्या दशा है। कोई कहेगा इसी सरफेस ने इस जंग का निर्माण किया था? नहीं ना। ये ठीक वैसा ही होने वाला है कि परमाणु बम का निर्माण, हाइड्रोजन बम का निर्माण हमने ही किया और हम ही उसी से नष्ट होंगे किसी। ठीक है, समझ रहे हो ना? बंदूक का निर्माण किसने किया था? बंदूक किसी ने तो बनाई थी ना, बनाई थी। अब बंदूक से मर कौन रहा है? इंसान ही मर रहा है। सबसे ज्यादा तो इंसान ही। ठीक है, बम हथियार किसने बनाए थे? इंसान। इंसान ही मर रहा है। वैसे ही जंग कौन बनाता है? धातु। मरती कौन है? धातु ही। समझ में आ रही है ना बात? मतलब बेटा कोरोजन को नाम क्या कह सकते हैं? कोरोजन को कह सकते हैं धातुओं का धीमा दुश्मन। एक दिन में ये किसी भी मेटल को खत्म नहीं करता, लेकिन एक दिन जरूर कर देता है, धीमे 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 करके। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आई होगी। बताओ इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं सर?
सर आपने बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या है जो धातु को खत्म करती है। इससे बचा कैसे जा सकता है? चलिए बचने के तरीके देखते हैं पेंट करके। अच्छा मैं एक प्रश्न पूछूं आप लोगों से, ये बताइए बेटा, दिवाली पर ही पेंट क्यों किया जाता है? बताइए चलिए। हाँ, अच्छा, हम उसमें लाइट लगाते हैं सर अच्छा दिखे, नहीं बेटा। दरअसल मॉनसून में क्या होता है, हमारे जो गेट वगैरह होते हैं उन पे अच्छे से जंग लग जाती है। क्या मॉनसून में नमी भी होती है, आर्द्रता या नमी भी होती है, और माहौल भी थोड़ा ह्यूमिडाइड होता है, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जंग को अप्रिसिएट करती हैं या उसे इंडक्ट करती हैं। जब जंग लग जाती है तो हम क्या चाहेंगे कि भैया उस जंग से हम लड़ सकें। अदरवाइज हमारे गेट या विंडो जिस पे भी लगी है उसे ये खत्म कर देगी। तो दिवाली तुरंत मानसून के बाद का टाइम होता है। तो उसपे उस टाइम पेंट करके हम उसे क्या कर लेते हैं, संक्षारण से बचा लेते हैं। ठीक है बेटा, आई होप बात समझ में आई होगी। जितने भी व्हीकल्स वगैरह और उसमें तेल या ग्रीस लगाकर ही संक्षारण से बचा जाता है। अब बेटा यसद लेपन क्या है, देखिए ऐसे होने से, इसे ऐसे समझिए। ये जो है मेरा हाथ, ये हाईली रिएक्टिव है। ये इतना वो है, क्या कहें, बदमाश। ये इतना बदमाश है, ये नमी से रिएक्ट करेगा, समझना बात को। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और ये एक ऐसे कंपाउंड का निर्माण करेगा जो कंपाउंड इसी को धीमे धीमे खत्म करेगा। ठीक है, अब सर बचना कैसे? इसके ऊपर किसी और की लेयर चढ़ा दो, बच गए, पेंट कर दो, तेल या ग्रीस लगा दो। एक रीजन ये है, हमने ऐसे करके किसी ऐसे मेटल को चढ़ा देता हूं ऊपर जो ऑब्वियसली रिएक्शन करता ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, बात समझ में आई? बताइए, आई ना बात समझ में? कि यदि हम किसी भी लोहे या इस्पात की प्लेट पर जिंक की परत चढ़ा दें, ये इस्पात है, और इसके ऊपर जो परत चढ़ी है ये किसकी चढ़ी है, जिंक की। तो इस प्रक्रिया को यसद लेपन कहा जाता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोस्ट है, मिश्र धातु बनाकर। बेटा मिश्र धातु क्या होती है? जिसमें टू एंड मोर देन मेटल्स को एक एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाए। दो या दो से ज्यादा धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। और इससे संक्षारण से बच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे बनती है मिश्र धातु। जैसे एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। क्या है बेटा, स्टेनलेस स्टील। क्या होता है इसमें, लोहा होता है। कितना होता है सर लोहा? 82%। और क्या होता है सर, और होता है इसमें निकल। और क्या होता है सर, क्रोमियम होता है, निकल और क्रोमियम। सर निकल और क्रोमियम कितना होता है इसमें? बेटा वो होता है 18%। आई बात समझ में? तो मिश्र धातु बनाकर बच कैसे जाते हैं, समझिए। आयरन मॉलिक्यूल कोशिश करेंगे किसके लिए, रिएक्शन के लिए, तो निकल और क्रोमियम मॉलिक्यूल रोक देंगे उस बात को। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि मैं अकेला किसी बात को लेकर डिसीजन लूं, निर्णय लूं, और फिर चार लोग साथ बैठ के ले, तो क्या होगा, गलती के चांस घट जाए। ठीक है, ऐसे ही आयरन के साथ जब दो तीन लोग मंडली बना के बैठते हैं तो फिर क्या होता है, संचालन से मतलब वो उस यौगिक का निर्माण नहीं करता जो उसे ही खत्म कर दे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो प्योर गोल्ड नहीं होता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। ज्वेलरी ऑब्वियसली या तो 22 कैरेट की बनाई जाती है या 18 कैरेट की। ऐसा क्यों? दरअसल 24 कैरेट गोल्ड बहुत ही ज्यादा नरम होता है, इतना ज्यादा नरम होता है इजीली टूट जाए। तो ज्वेलरी तो भाई यूज करेंगे, कानों में लटका के घूमेंगे, गले में डाल के घूमेंगे। अगर टूट गई और कहीं गिर गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो? 1 लाख रुपए का 10 ग्राम 12 ग्राम आता है गोल्ड। तो इस वजह से क्या किया गया है, समझना बात को। गोल्ड को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा। क्या मिलाया जाता है, तांबा। 22 कैरेट में, 22 कैरेट में जो तांबा मिलाया जाता है वो उसका दो भाग होता है। क्या होता है बेटा, दो भाग। समझिए कि मैंने 24 ग्राम गोल्ड लिया, उसमें से मैंने 24 ग्राम गोल्ड लिया ना, वो कितने कैरेट लिया, 22 कैरेट लिया। तो उसमें बेटा 22 ग्राम तो गोल्ड होगा, और बाकी के 2 ग्राम क्या होगा अपना, क्या होगा बाकी के 2 ग्राम, क्या होगा, हाँ, तांबा होगा। 18 कैरेट गोल्ड लिया मतलब, 18 कैरेट का मतलब क्या, हमने अगर 24 ग्राम गोल्ड लिया तो समझना, 24 में से 18 ग्राम तो उसमें गोल्ड है, बाकी का बचा 6 ग्राम क्या है, तांबा। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 कैरेट गोल्ड को प्योर गोल्ड का कितना परसेंट माना जाता है पता है? ऐसे मान लो ना, 18 कैरेट गोल्ड, चार छह घट गया ना 24 में से, तो कितना परसेंट, मतलब 6 घट गया, तो ये तो घटी हुई मात्रा निकल आएगी।
कैरेट निकालने हैं तो 18 बचा है 24 में से। कितने कैरेट? चलिए, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 36 18, 6 चौको 24, इससे इसे काट दो, 25 बार जाएगा। तो 25 तिया 75 कैरेट, सॉरी 75%। ठीक है, 18 कैरेट गोल्ड कितने परसेंट होता है? 75%। अब समझिए, ये एक कुतुब मीनार के पास एक स्तंभ है भाई, 8 मीटर ऊंचा और 6 टन वजन, मतलब 6000 किलो का है, और 1600 वर्ष से लगा है, 1500 साल से लगा है, उसमें रस्टिंग भी नहीं हुई। ठीक है, पता नहीं किस टेक्नोलॉजी का उसमें यूज, मतलब ऑब्वियसली उसे ऐसे तैयार किया गया होगा कि वो रस्टिंग को प्रिवेंट करता होगा अपने आप ही। समझ रहे हो ना? कोई मेटल मिला के या किसी की कोटिंग करके। ठीक है, चलिए। चलिए, आज जो पढ़ा है उम्मीद करता हूँ वो सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अब क्या बचता है बेटा? चैप्टर हो गया अपना खत्म। क्या हो गया? चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया अपना? पूरी तरह खत्म। एनसीईआरटी से अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब बचा क्या है सर इसमें? अब इसमें बचा है अभ्यास या एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। क्या बचा है इसमें? इसमें बचा है प्रैक्टिस। तो सर प्रैक्टिस कब करेंगे? मिलेंगे हम पार्ट 4 में और करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अब मैं कुछ अपने बारे में बताऊं। जो बच्चे जुड़े रहे, जिनने बोला, मैंने बोला था कि मैं अपने बारे में बताऊंगा। देखिए बेटा, मुझे 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है टीच कराने का। वो बात अलग है कि मैं भी ऑनलाइन आया। ठीक है, और इस वर्ष अपने यहाँ ऑफलाइन बैच से, अपने ऑफलाइन बैच से, देखिए मैं गांव में कोचिंग चलाता हूँ, ये बात भी समझनी पड़ेगी। मैं गांव में कोचिंग चलाता हूँ, वहां से एक बच्चे को मैंने एमपी स्टेट के 10th रैंक में शामिल करवा दी। कौन सी रैंक में? 10th रैंक। ठीक है, और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, जैसे कि बाकी एडुटेक कंपनी चलाती है। ठीक है, देखिए मैं एक जहां तक मुझे समझ में आया है, एक डार्क रियलिटी है डिजिटल एजुकेशन की। क्या है बेटा? कि कोई बच्चा मुझसे पढ़ा है या ना नहीं पढ़ा है, इसका रिकॉर्ड तो मुझे ही पता है। समझ रहे हो ना? रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वाले दिन कोई बच्चा किसी नेशनल न्यूज पे आ रहा है और वो कह रहा है कि मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं की, स्कूल जाता था, ट्यूशन, हाँ एक दो जगह ट्यूशन जाता था, और वो स्कूल वाले टीचर ही पढ़ा देते थे, और मैं यहाँ तक पहुंच गया या पहुंच गई। उसके अगले दिन एक बहुत रेपुटेटेड एडुटेक कंपनी आती है, वो कहती है नहीं नहीं, ये बच्चा मुझसे पढ़ा था, ये मेरे भीम बैच का बच्चा था, युधिष्ठिर बैच का बच्चा था, ये मेरे फला बैच का बच्चा था। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? फिर उसकी इतनी हाइप बनाई जाती है बिकॉज दे हैव रिच, उनके पास बहुत पैसा है एडवर्टाइज पे खर्च करने के लिए, बाकी चीजों पे खर्च करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं जो सच है वो वहीं मर जाता है। ठीक है, एमपी बोर्ड को डेडिकेटेड एक भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस बात को एविडेंस के साथ, कि गलत झूठे एविडेंस तो कोई भी साबित कर देगा, इस बात को सही तरीके से प्रूव इन कर पाए कि वो जो रिजल्ट शो कर रहा है उसका रिजल्ट ऑथेंटिक है। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं एक गांव में कोचिंग चला रहा हूँ, और यहाँ गांव के लोग बड़े ही सच्चे होते हैं, वो झूठ पे ना तो बिलीव करते हैं ना झूठ पर। ठीक है, तो इतनी जरूर समझना है कि आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, देखिए इनका मेन काम क्या होता है? बच्चों को ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है, वर्ग लाना है। ये कैसे भी करके बच्चे को ले जाएंगे अपने पेड कोर्स तक और बेचें। ठीक है, इन्हें इतनी टेंशन है तो मेरी तरह यूट्यूब पे आए पढ़ाएं फ्री। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, जिस दिन मुझे कोर्स ही बेचना होगा तो मैं डंके की चोट पे कहूंगा भैया मैं बेच रहा हूँ। अरे मैं ये नहीं कहूंगा मैं सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि देखिए मैं तुम लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। जिस दिन बेचूंगा उस दिन कहूंगा मैं बेच रहा हूँ, देखो। ठीक है, जिस दिन मुझे लगा कि बेचना चाहिए मैं उस दिन बेचूंगा, तो मैं यही कहूंगा देखो मैं आप बेच रहा हूँ, और मेरा जो रिजल्ट है मैं वही दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यही कभी नहीं करूंगा कि मैं गया, मैंने एक टॉपर खरीद लिया, अपना ऐप बनवा लिया, और मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे फला बैच का, ये मेरे वो किसी भी बैच का हिस्सा था, और उसी बैच से इसने देखो टॉप कर दिया, नेक्स्ट यू अगली आप हो। देखो बट बेटा, आप कहीं भी हो, आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में हो, अगर आपको रैंक लेके आना है तो मेरी जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है वो दिलाएगी आपको रैंक। समझ रहे हो कि नहीं? आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, अपने क्लास टीचर से बोलिए। हाँ ये बात अलग है कि कई लोगों की पढ़ाने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, वो चीजों को इजी करके समझा देते हैं, वो मुझे भी समझ में आता है। अब मैं आपसे ये कहूँ नहीं नहीं मुझसे पढ़ोगे तो ही होगा, नहीं पढ़ोगे नहीं हो, गलत है। आपको मेहनत खुद करनी है आपकी। देखिए मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मार्गदर्शक बन सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ बेटा क्या गलतियां नहीं करनी, बिकॉज मैं आई हैव
10+ years experienced for this board. ऑब्वियसली एमपी बोर्ड का ही है मुझे, ठीक है, एमपी बोर्ड में ही मैं पढ़ा, एमपी बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहा हूँ इतनी सालों से, ठीक है। तो बेटा कभी भी ऐसी गलती मत करना, अगर कहीं भी जा रहे हो या कहीं भी से भी कोर्स परचेस कर रहे हो, सो प्लीज चेक दिस, पहले एक बार उसे चेक करो, ठीक है। देखो भैया उसके जो टॉपर्स हैं, कहीं वो कहीं इंटरव्यू देके कुछ और तो नहीं कह रहे, समझ रहे हो। और उन बच्चों को भी क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अब हम बहुत जल्दी अपने पार्ट नंबर 4, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब बातें आपको समझ में आई हो। ठीक है बेटा, फ्रॉड लोगों से भी बच के रहना, आज के समय में बहुत ज्यादा फ्रॉडिस्टिक चीजें फैल रही हैं, ठीक है। दरअसल जो सर्विस थी उसे कमर्शलाइज कर दिया, अब जो वो कमर्शलाइज हो जाएगी तो क्या होगा, यही सब समस्याएं होंगी। ज्यादा से ज्यादा फायदा बनाने के लिए लोग झूठ बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, अगले पार्ट में क्या स्पेशल होने वाला है बेटा, एनसीईआरटी का जितना भी एनसीईआरटी से रिलेटेड मटेरियल, जो बुक पार्ट के अंतर्गत जो प्रश्न है, पार्ट के बाद वाले नहीं, पार्ट अंतर्गत प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट और बनाऊंगा और 2 पार्ट में प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद ये चैप्टर मैं गारंटी ले रहा हूँ एक भी नंबर इसका यहाँ वहां कहीं भी नहीं जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ अगर ये सब आपको बढ़िया, ये जो पढ़ाया है मैंने, ये बेहतर समझ में आया। अगर बच्चा समझ में आया है तो लाइक कीजिए, और अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और समझिए, ये जो ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिल रहा है, आपके मित्र या आपके क्लासमेट्स को भी मिले तो उसे आगे भेजिए। ऐसी देखिए, ऐसी चीजों को अप्रिशिएट करनी चाहिए। बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है सही बोलने की, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के, ठीक है। तो मुझे अगर अप्रिशिएट किया जाएगा तो मैं समझूंगा। ऑब्वियसली सीधी सीधी सी बात है, कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें मैं एक्सपोज कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि बोर्ड क्या पूछता है, कैसी चीजें चलते हैं, मुझे ये भी पता है कौन कहाँ झूठ बोल के क्या कर रहा है, ठीक है बेटा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से आपको ई बुक और जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी टॉपर्स नोट्स है, प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। कभी भी पढ़ाई का प्रेशर ना कभी भी फील मत करना, ठीक है। पढ़ाई प्रेशर में नहीं होती है, ये सब चीजें बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। चलिए, जय हिंद।